तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का कोई 7वां चैप्टर होता है विकास, यानी कि यूबुलेशन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तो देख लिया था। आज आपका लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है, जो कि आपका इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पिछली वीडियोस में जैव विकास के सिद्धांतों को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने 2 सिद्धांतों को पढ़ा था। एक आपका था लैमार्कवाद, दूसरा आपका था क्या, डार्विनवाद, जो कि हम लोग पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्परिवर्तनवाद के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में आइए समझते हैं। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज रखा गया 499, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारा होता है 9793940081। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या, विकास की क्रियाविधि के बारे में। तो चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले क्या, विकास की क्रियाविधि के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे कि डार्विन ने विकास की क्रियाविधि का आधार विभिन्नताओं को माना था, लेकिन यह विभिन्न थे, लेकिन वह खुद नहीं बता पाए कि ये विभिन्नताएं आती कहाँ से। यानी कि जो डार्विन है, डार्विन ने विकास की जो क्रियाविधि है उसका आधार विभिन्नताओं को ही माना था, लेकिन वह इस बात को सिद्ध ही नहीं कर पाए कि ये विभिन्नताएं आती कहाँ से हैं। ठीक है, तो विकास की क्रियाविधि में सबसे पहली लाइन आपको ये चीज बतानी है। आगे आप इसमें बताएंगे कि इसके बाद ह्यूगो डी ब्रीज नाम के वैज्ञानिक ने यूनिंग प्राइमेज पर काम करके उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार आनुवांशिक पदार्थ में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े परिवर्तन होते हैं। उसे हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं, तथा ये सिद्धांत जो आपका है यही आपका उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। इनके अनुसार उत्परिवर्तन विकास से ही होता है। यानी कि इनके अनुसार, जो ह्यूगो डी ब्रीज वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार जो उत्परिवर्तन होता है वो विकास से ही होता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से विकास की क्रियाविधि के बारे में आपको बताता हूँ कि जो विकास की क्रियाविधि है उसमें सबसे पहले आप लोग ये बताओगे कि डार्विन ने विकास की क्रियाविधि का जो आधार है वो विभिन्नताओं को ही माना था, लेकिन वह स्वयं इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि ये विभिन्नताएं आती कहाँ से हैं। फिर उसके बाद में फिर ह्यूगो डी ब्रीज नाम के वैज्ञानिक ने यूनिंग प्राइमेज पर काम करके उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया, और जिसके अनुसार अनुवांशिक पदार्थ में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े परिवर्तन होते हैं। उसको ही हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं, तथा ये सिद्धांत जो आपका है ये आपका उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। इसके अनुसार उत्परिवर्तन विकास से ही होता है। तो इस प्रकार से विकास की क्रियाविधि के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका कह सकते हैं अंतर है उसके बारे में समझ लीजिए। डार्विन की विभिन्नता व ह्यूगो डी ब्रीज की उत्परिवर्तन में अंतर हम लोग आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये विभिन्नता और उत्परिवर्तन में क्या अंतर होता है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि विभिन्नता और उत्परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो कि विभिन्नता क्या होती है, उत्परिवर्तन क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले विभिन्नता में आप बताओगे कि जीव के लक्षण प्रारूप में जो छोटे परिवर्तन होते हैं और जो अनुवांशिक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग विभिन्नता बोलते हैं। क्या होता है कि जीव के लक्षण में जो छोटा परिवर्तन होगा और साथ ही में जो अनुवांशिक होगा उसको हम लोग विभिन्नता बोलेंगे। दूसरा मतलब कि उत्परिवर्तन में पहला बताओगे आप लोग कि जीव के अनुवांशिक पदार्थ में और लक्षण प्रारूप में जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं। छोटा परिवर्तन होगा उसको हम लोग विभिन्नता बोलेंगे, जो कि आपका अनुवांशिक होता है। और जीव में जब आनुवांशिक पदार्थ और लक्षण प्रारूप में जब बड़े परिवर्तन होंगे उसको हम लोग उत्परिवर्तन बोलेंगे। फिर आप लोग इसमें बताएंगे विभिन्नता में दूसरा पॉइंट की विभिन्नता एक निश्चित दिशा में होता है, यानी कि जो विभिन्नता होती है वो आपकी एक निश्चित दिशा में होती है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर बात करेंगे उत्परिवर्तन की, तो उत्परिवर्तन जो आपका होता है ये आपका दिशाहीन होते हैं, यानी कि कोई इनकी दिशा नहीं होती है। फिर आप लोग उत्परिवर्तन में दूसरा पॉइंट बताएंगे, तीसरा पॉइंट बताएंगे कि इसमें विकास जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, यानी कि एक सीरियल वाइज होता है, यानी कि क्रमबद्ध होता है। वहीं पर जो उत्परिवर्तन होता है इसमें विकास जो होता है वो आपका अचानक होता है और साथ ही में एक बड़ा विकास होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो विभिन्नता होती है इसमें विकास क्रमबद्ध होता है, और जो उत्परिवर्तन होता है इसमें जो विकास होता है वो आपका अचानक होगा और साथ ही में बड़ा विकास हो सकता है। इस प्रकार से आपके तीन तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है
विभिन्नता में चौथा पॉइंट आपका होगा कि इनमें विकास धीरे धीरे होता है, यानी कि जो विभिन्नता होती है इसमें जो विकास होगा वो आपका धीरे धीरे होगा। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग उत्परिवर्तन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो विकास होता है वह बहुत ही तेजी से होता है। तो इस प्रकार से विभिन्नता और उत्परिवर्तन में क्या अंतर होता है उसे आप लोग समझ लिया है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट। तो आप लोग इतना बता दोगे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इजी वे में मैंने आपको बताया भी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट सिद्धांतों को अभी हम लोग को पढ़ना है, तो आइए समझते हैं अगले पेज पर। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर आ जाते हैं। तो अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत। अब ये कौन सा सिद्धांत है, आइए इसके बारे में समझते हैं कि हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत आखिर क्या कहता है। तो इसमें बताओगे आप लोग हार्डी-वीनबर्ग के सिद्धांत में कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक हार्डी तथा जर्मन के वैज्ञानिक वीनबर्ग से स्पष्ट किया गया कि जीन की आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। यानी कि यहाँ पर दो वैज्ञानिक हैं, पहला क्या है आपके इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक उनका नाम हार्डी है तथा जर्मन के वैज्ञानिक जो हैं वो वीनबर्ग हैं। इन दोनों ने मिलकर के इस बात को स्पष्ट किया कि जो जीन की आवृत्तियां होती हैं वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती हैं। तो अब ये आपका हो गया हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत। अब इसमें क्या मुख्य पॉइंट है, आइए इसको समझते हैं। इसमें आप बताओगे सबसे पहले पॉइंट में कि इसमें किसी प्रकार की आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते, यानी कि इसमें कोई भी प्रकार का आनुवांशिकी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा प्रकार इसमें बताएंगे आप लोग कि इसमें किसी भी प्रकार से जीन उत्परिवर्तन नहीं होते हैं। तीसरा आपका इसमें होता है प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से तीन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिनमें पहला आपका था इनमें किसी प्रकार की आनुवांशिकी परिवर्तन नहीं होते हैं। दूसरा आपका इनमें किसी भी प्रकार से जीन उत्परिवर्तन नहीं होते हैं। और तीसरा आपका है प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता। इस प्रकार से तीन प्रकार आपके हो गए हैं। आगे आप बताएंगे कि हार्डी वीनबर्ग ने एक गणितीय समीकरण की सहायता से समझाया, जिसे हम लोग हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि हार्डी वीनबर्ग ने एक गणितीय समीकरण की सहायता से हम लोग ये चीज़ें समझाई हैं, जिसे हम लोग हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत कहते हैं। और जो आपका समीकरण है आपका कुछ इस प्रकार से, ये समीकरण भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है समीकरण दे करके कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा समीकरण हार्डी वीनबर्ग का समीकरण है। तो उसमें आप बताएंगे पी स्क्वायर प्लस 2pq और साथ ही में प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आपका 1 होता है। इस प्रकार से आपका ये हार्डी वीनबर्ग का समीकरण है, जिसमें आप एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको नोट कर लेना है। यही आपका हार्डी वीनबर्ग नियम का समीकरण है। तो इस प्रकार से इसके बारे में भी आपने समझ लिया है। तो हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत क्या है और साथ ही में उसका समीकरण मैंने आपको बता दिया, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका संस्थापक प्रभाव। तो क्या है संस्थापक प्रभाव, आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जब लोगों का एक छोटा समूह, जिससे हम लोग संस्थापक समूह कहते हैं, अपने प्राचीन स्थान को छोड़कर अपने नए स्थान पर जाता है तो उस नए स्थल की आबादी में विभिन्नता हो सकती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा समूह है जो कि किसी अन्य स्थान पर है, जिसको हम लोग संस्थापक समूह बोलते हैं। जब वो अपने पुराने स्थान को छोड़ करके किसी नए स्थान पर जाएगा तो जो नया स्थान है वहाँ पहले से भी कुछ आबादी होगी ना, तो उसमें जाकर के ये लोग भी मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि उस आबादी में कुछ विभिन्नता हो सकती है। उसकी आबादी में नए जीन की उत्पत्ति को हम लोग संस्थापक प्रभाव बोलते हैं। उदाहरण में बता सकते हो आप लोग कि दूर स्थित द्वीपों पर नई जाति का विकास आपका संस्थापक प्रभाव का ही एक उदाहरण है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताओगे क्या कि जब लोगों का एक छोटा समूह, जिसे संस्थापक समूह कहते हैं, अपने प्राचीन स्थान को छोड़कर अपने नए स्थान पर जाता है तो उस नए स्थल की आबादी में भिन्नता हो सकती है। उसकी आबादी में नए जीन की उत्पत्ति को संस्थापक प्रभाव बोलते हैं। उदाहरण में बता सकते हो कि आप लोग दूर स्थित द्वीपों पर नई जाति का विकास ही आपका एक संस्थापक प्रभाव का उदाहरण है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अब इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उस लेक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, जो भी चीज़ें इस चैप्टर में अभी तक बची हुई हैं। और उसे आप लोग पढ़ने के साथ ही विकास चैप्टर यानी कि इवोल्यूशन चैप्टर का पूर्ण से समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही में इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
आपको बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे, और साथ ही में यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारे 97 93 94 जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।